विजिट कर लिया कि हमारा डाटा ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक थे, देन वी गो बैक। बेटा रिस्पॉन्ड जब हम विजिट कर लेते हैं देन वी गो बैक। और वैसे भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पहले पायलट स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं, हम उसको परख लेते हैं, उसका क्राउन वेज अल्फा वगैरह चेक कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। और उसका ये जो इस लेवल के रिस्पॉन्डेंट होते हैं ना, इनको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है 3 तरीके से। एक तो उनको ट्रांसलेशन में चीज़ें लेके आते हैं, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन भी किया जाता है वहाँ पे कि ये है, ठीक है। इसके बावजूद जो रीजंस हमारे कल्चर की वो इंप्लीमेंट होती हैं। अब अमेरिका के कल्चर को, अमेरिकन खवातीन को और पाकिस्तानी खवातीन को मैच तो करके देखें ना आपस में, वो कितनी लिबरल हैं बोलने के लिए और आप कितने कंजर्वेटिव हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कल्चरल इंपैक्ट है सीरियस किस्म का, जिसकी वजह से हमारी खवातीन चीज़ों के बारे में बोलना ही नहीं चाहती। ये बेशुमार न्यूज़पेपर में आती हैं रोज खबरें, बेशुमार रिपोर्ट ही नहीं होते केस। तो ये थ्योरी यहाँ पे आके चैलेंज हो गई, ठीक है, कि वर्क प्लेस हरासमेंट जो है इंपैक्ट करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली, लेकिन कुछ कल्चरल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हैं काम करने के लिए। उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो उसको मोटिवेट रखते हैं काम करने के लिए, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। सो दिस इज अ वे टू टैकल द थ्योरी व्हेन यू हैव कॉन्ट्रडिक्शन, यू फाइंड आउट द रीजंस, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको रिजेक्ट करके भी आगे नहीं जा सकते और स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको मैनिपुलेट करके उसको एक्सेप्टेंस की तरफ भी नहीं ले जा सकते। लिहाजा इसलिए जो सोशल साइंसेज हैं हमारी, वहां पे जो थ्योरी है वो बार बार चेक होती है, बार बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चेक होती है, बार बार डिफरेंट कंट्रीज में चेक होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो वेरिएबल है ठीक ठाक किस्म का, इंटरनल और इंटेलेक्चुअल भी है, ह्यूमन है ना, इंटेलेक्चुअल भी है। इसलिए जो सोशल साइंसेज हैं उसमें कहते हैं कि दिस इज नॉट द थ्योरी, एक्चुअली दे आर द हाइपोथेसिस। हम फरूजे लेके कुछ चलते हैं, फिर हम डाटा के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं कि दिस इज अ गुड और दिस इज नॉट गुड, ठीक है। अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो थ्योरी क्या है, एक फार्मूलेशन है, एक फार्मूला है जो कि किस चीज की बुनियाद पे है, काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे। जैसे कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी कायनात जो है ये काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे चलती है, और ह्यूमन जो है वो एक्सीलेंट मॉडल है अल्लाह ताला का इस कायनात का, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। तो थ्योरी काज एंड इफेक्ट की बुनियाद पे रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स वेदर टेस्टेड और नॉट। हमेशा जो थ्योरी बिल्ड हो गई उसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे लाजमी। एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और उनका जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद काज एंड इफेक्ट ही होगा हमेशा। ये थ्योरी की बुनियादी असूल है। वेदर टेस्टेड और नॉट, हो सकता है वो रिलेशनशिप पहले एक दफा टेस्ट हो चुका, आप रिविजिट करें उसको, या हो सकता है पहले टेस्ट हुआ ही ना हो। अगर नहीं हुआ होगा तो ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू, ग्राउंडेड थ्योरी के अप्रोच के थ्रू जो नई थ्योरी डेवलप हो जाएगी, एक जन्म लेगी नई थ्योरी जिसको फर्दर टेस्टिफिकेशन के लिए लोग लेके जाएंगे आगे, और अगर टेस्ट हुआ होगा तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये बुनियादी तौर पर थ्योरी होती है। जब भी हम किसी फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं तो उसके साथ एक थ्योरी अटैच करते हैं हमेशा। जितने भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उनके साथ एक थ्योरी आएगी। वो जो थ्योरी आएगी उसको आपने बड़े म्यूटली चेक कर लेना है कि वाकयातन हमारे फ्रेमवर्क को रेलिवेंट यही थ्योरी है, काज एंड इफेक्ट को इस तरीके से ही कोरिलेट हो रही है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो देन यू कैरी ऑन। इसका आपको हेल्प जो है वो प्रीवियस रिसर्च पेपर से भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी जगहों पे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस से भी इसकी सपोर्ट मिल जाएगी इसको समझने के लिए। बट वंस यू हैव फाइनलाइज्ड इट देन स्टिक ऑन इट, फिर उसके ऊपर रेलिवेंट चीज़ें आगे जो है वो चलनी शुरू होंगी। लेकिन थ्योरी जो है एक बुनियादी पार्ट है रिसर्च का। अगर आप गलत थ्योरीज चुन लेते हैं, या कई दफ़ा मैंने देखा है रिसर्च पेपर्स में 2-2, 3-3 थ्योरीज लोग डाल देते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है फाइनल कंक्लूजन निकालना कि इनमें से सिग्निफिकेंट कौन सी थ्योरी है। मतंजन पक जाता है ना। जैसे एक डॉक्टर, 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं ना, एक होता है डिस्पेंसर, एक होता है स्पेशलिस्ट। तो अगर आप गांव में या कहीं डिस्पेंसर के पास चले जाए तो वो आपको 5-10 गोलियां इकट्ठी दे देता है खुराक में, कोई ना कोई तो काम करेगी, ऐसे होता है ना।
ऑन द अदर हैंड स्पेशलिस्ट आपको 1 या 2 गोली देता है, क्यों? उसको पता होता है कि एग्जैक्टली दिस इज द रीजन। तो आपने स्पेशलिस्ट बनना है, डिस्पेंसर नहीं बनना। तो वो एग्जैक्ट थ्योरी जो रेलिवेंट है, या कई दफा जब हम मीडिएशन मॉडरेशन के कंसेप्ट साथ डालते हैं तो फिर कई दफा दूसरी थ्योरी इंटर होती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो कोर थ्योरी जो है आपके लीनियर रिलेशनशिप को लेकर चलती है, और उसी के ऊपर आपकी सारी बहस चलती है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो भी होगा उसके गिर्द घूमेगी, और साथ फिर आप जिस जगह से लिटरेचर लेके आएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, वो रेलिवेंट चीज़ें जो है उसमें इवॉल्व होंगी जब डिस्कशन फॉर्म में जाएंगे आप। ये जो लॉन्ग रेंज थ्योरी, ये शॉर्ट रेंज, दीज आर नॉट एक्चुअली थ्योरीज, दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ थ्योरीज। ग्राउंडेड थ्योरी या मिड रेंज जैसे सबस्टैंटिव थ्योरीज हैं, लेवल्स हैं थ्योरीज के। एक दूसरी बात यह है कि वो 4-5 थ्योरीज को रेफर कर रहा होता है, उनकी बुनियाद पे कंक्लूजन नहीं लेके जा रहा होता, वो सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर लेके जा रहा होता है कि ये थ्योरी भी इसको सपोर्ट करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। उसने किसको ऑपरेशनलाइज किया उसकी वो एक ही होगी, ठीक है। हम एक ही पेपर में 3-4 थ्योरी के नाम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जिसकी बुनियाद पे वो ऑपरेशनलाइज कर रहा होगा अपने रिलेशनशिप को, वो एक ही होगी। या जैसे उन्होंने कहा कि 2 हो सकती है, अगर मीडिएशन मॉडरेशन मल्टी मीडिएशन मॉडल है जो इस तरह की सिचुएशन है तो फिर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने स्टडी की किसी बुनियाद पे की होगी ना कि किस रीजंस पे आपने कहा कि मैं इसको एज ए आईवी ले सकता हूं, क्या लॉजिक थी, क्या किस थ्योरी की सपोर्ट के तहत। देखें उसने जो लिखा होगा उसने पीछे को रीजनिंग दी होगी, कुछ रीजनिंग होगी वहां पे, जब तक वो आप सामने नहीं लेके आते हम नहीं मानेंगे ना, एक बात। दूसरी, अभी आपने जो पहले बात की कि एमरल्ड है, विले है, व्हाटएवर, देखें ये सारे पेपर अच्छे जर्नल्स के होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि इनके ऊपर आंखें बंद करके इतबार कर लें। ये हमारे जैसे लोग होते हैं लिखने वाले, कोई फरिश्ते तो नहीं होते ना। बहुत सी चीज़ों पे गलतियां, आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाए आपको गलतियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी पेपर्स में, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने अच्छा, बाय द वे जो फ्यूचर्स है डायरेक्शन में नॉर्मली वो गैप्स आपको देते हैं, वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आपको बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के गैप्स दे दें निकाल के। वो वही गैप देते हैं जो मिनिमम लेवल की यूनिवर्सिटी रखते हैं। जो अच्छा गैप होगा वो वहां कोट नहीं करते, उस पर वो अगला पेपर लिख रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा लिटरेचर पढ़ते हुए माइंड अप्लाई जरूर करना साथ। बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक बिलीव बन गया कि जो लिखी चीज़ है वो सही होगी, ये जरूरी नहीं है। सारे कुरान पाक तो नहीं है ना, बाकी तो ह्यूमन लिटरेचर है सारा, तो उसमें तो बेशुमार गलतियां होती हैं। रिसर्च का काम ही होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल रिव्यू करना चीज़ों को। अगर आपको उसके ऊपर रीजनिंग आ रही है आपके पास, देन इट्स ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रीजनिंग ही नहीं मिल रही तो फिर आप अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैंने इसलिए बोला था कि जो सोशल साइंसेज की निस्बत मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसमें जनरलाइजेबिलिटी का लेवल बहुत बड़ा है। वो रिजल्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सली कमोबेश अप्लाई होते हैं। सोशल साइंसेज हमारी जो है, क्योंकि मैंने आपको बुनियादी बात इसलिए समझाई थी कि इसका जो मटीरियल, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन है। ह्यूमन चेंज होता है मुसलसल ज़मान और मकान के साथ, इसलिए इसके ऊपर जो वेरिएशन बहुत ज्यादा है रिजल्ट्स की। इसलिए जब भी आपने वो पढ़ा है ना कंसेप्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो इसलिए तो है कि इसमें हमेशा गलती की गुंजाइश रहती है। कभी आप नेचुरल साइंस में पढ़ के देखें, है था कुछ भी नहीं होता वहां, स्टैट इस्तेमाल ही नहीं होता। वो तो कहते हैं 2 + 2 4 है, ठीक है नहीं सो के। ये स्टैट आया ही हमारे लिए तकरीबन का लफ्ज अगर करें ना, मैथ और स्टैट की निस्बत, मैथ जो है वो पूरा होता है और स्टैट तकरीबन होता है। तो हमारे रिजल्ट तकरीबन होते हैं 90% तक। अगर जनरलाइजेबिलिटी होती है दैट्स फाइन, हम 100 पे जाते ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें वेरिएशन रहती है। एक इंसान से दूसरा इंसान कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, डिटो कॉपी नहीं हो सकते इंसान। क्यों हो सकते हैं? ये तब तक कि आपको लगता है जब तक चाइना में ना जाएं आप। एक बात, और इससे और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जिस तरह का मुल्क होगा ना वहां पे उस तरह के चाइनीज आते हैं। अब जिस तरह का हमारा गरीब मुल्क है, यहाँ पे घिसे पिटे चाइनीज आते हैं। अगर आप यूरोपियन साइड पे जाएं तो मुझसे ज्यादा हाइट की लड़कियां उनकी चाइनीज की, ठीक है। वो तो यानी कि उन्होंने मेडिकेशन के थ्रू अपनी जनरेशन से बदल दी है, ठीक है। तो वो चाइनी नहीं रहे जो हम समझते होते थे। चाइनीज आर चेंज नाउ। आप वहाँ पे जाके कभी मौका मिले विजिट करने का, भी जाके देखें उनकी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज का लेवल देखें, आप हैरान रह जाएंगे। काम करने का लेवल देखें,
और वो कितना काम करते हैं वो लोग हमसे ज़्यादा, कितना वो हार्ड वर्कर हैं, वो बड़ी हैरानकुन कौम है। मुसलसल मेहनत, आउटपुट बेशक इतनी अच्छी नहीं उनकी, लेकिन मेहनत मुसलसल है। इसलिए चाइनीज़ भी एक जैसे नहीं होते, ऐसे लगते ही हैं। ये अगर होता तो हमें तो अपना प्रोफेसर ही ना मिलता, रोज ही ढूंढते फिरते उसको, यहाँ उसको कोई पिन्ने स्टैपल करते हैं कि ये हमारा प्रोफेसर है। वैसे नहीं होता, वो थोड़ा सा आप वहां पर रहते हैं तो फिर आइडिया हो जाता है। जनरल परसेप्शन में हम भी, हमारे मुल्क में कोई आए तो हम सारे एक जैसे ही लगेंगे। जो इंसान है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है ना, नीयत का भी है, क्योंकि इंसान ही तो शोर करता है चीजें, इंसान ही तो गारंटी करता है ना कि ये मैं कर लूंगा, तो उसके पीछे नीयत भी तो होती है ना पीछे। तो बहुत सारी चीजें हमने जो मटेरियल से बढ़ के की हैं वो नीयत की बुनियाद पे की हैं। मटेरियल हमारे ताबे, हम मटेरियल के ताबे थोड़ी हैं। मटेरियल से देखे ना हमने क्या क्या निकाल दिया, जहाज निकाल दिए, ट्रेनें निकाल दी, हवा में उड़ने लगे, समुद्र के जेरे पानी चले गए हम, तो ये मटेरियल को हमने काबू किया। तो हमारी इंटेंशन और जो नीयत है वो बहुत बड़ी चीज है। जनरल परसेप्शन में सोशल एनिमल जो है वो वेरिएट करता है, क्योंकि वो फैक्ट लेता है मुआशरे का, सोसाइटी का, कल्चर का, इन्वायरमेंट का, इसलिए। और वैसे भी एक और मैं बोलता होता हूँ कि जो मजहब है ना, क्योंकि हम एक रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं ना, मजहब से को 1000 गुना ना ताकतवर होता है कल्चर। कल्चर से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। जुमे वाले दिन शादियां होती हैं ना, हम जुमे पे तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कभी तेल पे कंप्रोमाइज नहीं करते। मेहंदी होती है ना, तेल मेहंदी, उस पे नहीं कंप्रोमाइज करते। क्यों? वो कल्चर है, ये तो मजहब है। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कल्चर को चैलेंज करके आप बच नहीं सकते। आप कल्चर को चैलेंज करके कहीं जाओ, उस सोसाइटी में नहीं रह सकते। मजहब को आप कई दफा वायोलेट कर जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेवल की तो नहीं कह रहा, छोटी छोटी बहुत सारी आप वायोलेट करते हैं, कोई पूछते ही नहीं, कोई बॉदर ही नहीं करता, ठीक है ना। अब आए दिन हम इंसानों को यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत बड़े जुर्म है इस दीन के अंदर, कोई बॉदर ही नहीं करता। लेकिन कल्चर के हवाले से आपने शादी में 2 रस्में नहीं की तो वो आपको पूरा इलाका ताने देगा, यार इसने क्या किया, ठीक है ना। अगर आपने परात में जो है लेग पीस होते हुए नहीं उठाया तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ है, इसके पास पड़ा उसने नहीं उठाया। क्यों? ये कल्चर है ना, कल्चर को चैलेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सीरियस। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी यही होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूटीन बन गई कि सब ने जो है लकीर के फकीर सर नीचे झुका के चलना, उनमें से जो सार उठाएगा वो फायर हो जाएगा, बेशक वो हक पे हो। ये कल्चर जी एवरीवेयर दुनिया में हर जगह जो कल्चर है, अच्छा है या बुरा है, जो डेवलप हो गया उसके ऊपर यू हैव टू फॉलो। चैलेंज करेंगे तो फंस जाएंगे। और सोशल साइंस में सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रडिक्शन आती है थ्योरीज में, वो ये कल्चर ही होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये अभी सिंपल टॉप जो है वो स्लाइड्स हैं, इनको मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इनको जरा आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए तो आगे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करूंगा। ये सिंपल चीजें हैं, पीएचडी के लिए तो बहुत ही सिंपल है, कोई एमएस के बच्चों का था तो इसलिए मैंने ये चीजें डाली थी इसके अंदर। एमएस के बच्चे बैठे हुए हैं, आपने तो मेरा ख्याल है डिसाइड किया हुआ है कि वो कोई पेपर मुसलमान करके छाप देंगे या थीसिस पकड़ पकड़े पूरा कर लेंगे। मामा ने कहा था बस एमएस कर लेना, ऐसे ही है ना। आप में से चारों का मुझे यकीन है पक्का रहा होगा पीएचडी की तरफ नहीं मूव करना हमने। तो ये पढ़ा मैं रहा हूँ, सर मुंह आप उधर रखा हुआ है और आप कैसी पीएचडी करेंगे आप? बेटे समझना ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए तो उर्दू में बोल रहा हूँ कि आपकी ग्रिप है माइंड की शार्प हो जाए। इंग्लिश में बोलूंगा जैसे मैं ट्रांसलेट करता रहता हूँ, जुमले आप भी करते रहेंगे, आधे समझ आएंगे, आधे मैं गलत बोल दूंगा, आधे आप गलत समझेंगे। तो लैंग्वेज जो है इसलिए मीडियम ये अडॉप्ट किया है ताकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी फास्ट हो। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए इस तरह की छोटी छोटी स्लाइड डाली थी, अदरवाइज पीएचडी के लोगों के लिए ये रूटीन की चीजें हैं। अच्छा, ये एक चीज है, इसको जरा गौर से देखिए और इससे जरा मुझे आपने समझाना है कि ये तस्वीर क्या कहना चाह रही है। नहीं, अब रोटी के मामले में तो नहीं नैरो होते, सैलरी के मामले में नैरो नहीं होते, सैलरी से मामले में नैरो नहीं होते हम। नहीं, आप ये तो ट्रैफिक आपने वन वे चला दी ना, कोई जा रहा है, नॉट डिस्कस लाइक दैट। वी आर डिस्कसिंग द आइडिया एक्चुअली कि नॉर्मली हम लिटरेचर पढ़ते हैं इस फॉर्म में। एग्जैक्टली। देखें जो मोती होते हैं
या हीरे होते हैं वो गहराई के अंदर ही जाके मिलते हैं आपको, अदरवाइज ऊपर ऊपर से तो सारी पब्लिक घूम रही होती है, ऊपर पड़ा होता कोई मोती बाई चांस आ भी जाए ना तो फौरन उठा लेते हैं लोग। रिसर्च आइडिया के हवाले जिस तरीके से लिटरेचर में आप इस एंगल में नहीं जाएंगे ना, आपको यहां पे मोती मिलने हैं ये एरिया में, क्योंकि कोई यहां पे रह जाता है। ये जो डॉट्स लगाई हैं इसलिए लगाई हुई हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई रहता है, यहाँ पे जो लोग पहुंचते हैं ना वो एक्चुअली इनोवेशंस की तरफ मूव करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो आप आइडिया लेके चल पड़ेंगे फिर बार बार आपको उसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप जल्दी जल्दी कोई आइडिया उठा लेंगे, जल्दी बस ये इसी पे काम कर लेते हैं, तो आपको 2-4 महीने के बाद उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसके अंदर जस्टिफिकेशन करते फिरेंगे, कोई नया वेरिएबल ऐड करते फिरेंगे, यानी कि आपका बेसिक फिर यही टेंशन रह जाएगी किस तरीके से उसको मैं नॉवल बना लूं, जान छूट जाए। लेकिन वो एंड तक जान नहीं छूटती, क्योंकि हर रिव्यूअर यही कहता है यार ये तो इस पर तो बड़ा काम हो चुका है, पहले आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो जितना आप डाउनवर्ड आ जाएंगे उतना ही अच्छा है। ये आपके यही दिन है इसी चीज के लिए डिस्कस करने के, पढ़ने के, समझने के, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के, डॉक्यूमेंट्रीज देखने, ताकि आपका एरिया जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लोर हो जाए। करें आप अपनी पसंद का काम ही जो आपको पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ एरिया में आप काम ही ना करें, हर जगह पे नोवेल्टी पड़ी हुई है। इवन के हम आमतौर पे कहते हैं जी पंजाबी एमए पंजाबी करके या पीएचडी पंजाबी करके क्या करना है, भाई वहां पे भी जो लोग एक्सीलेंट काम करते हैं वो भी टॉप पे आ जाते हैं। आप अपनी एरिया में एक्सीलेंट परफॉर्म करें, आप टॉप पे हैं। टॉप हमेशा ही खाली रहती है, हमेशा। यानी कि जैसे कोई बंदा यहां पे खड़ा है तो आप मेहनत करके यहां पे आ जाए, मेहनत है ना, तो वो तो उसमें तो कोई मजाका नहीं है। जौन सा मर्जी एरिया चुन लें। जैसे इन्होंने एक अभी बोला था, कुछ लोग फेमिलियर होंगे, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, तो इसके अंदर आप घुसना शुरू हो जाए, इसके अंदर इतने वेरिएंट आ गए और इतने पर्सपेक्टिव, आप जितनी मर्जी इसके अंदर नोवेल्टी ले आए। और अगर आप डायरेक्टली सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करेंगे तो वो एक सिंपल है, मैनी टाइम एक्सप्लोर्ड, तो उसके अंदर नोवेल्टी नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टिप देता हूं आइडिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो भी वेरिएबल लें उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएं, वहां से आपको आइडिया नॉवल मिलेगा कि इस वेरिएबल को इस एंगल में तो परखा गया, इस एंगल में नहीं देखा गया। ऑलवेज एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के नाम को मत पढ़ें, ये वो प्याले वाला काम हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, सब प्रॉपर्टीज पे जाएं, उसकी डिमेंशंस पे जाएं, उनको एक्सप्लोर करें, तो फिर आपको नॉवल चीजें मिलेंगी। अगर आप उनके टाइटल्स के ऊपर पढ़ते रहे ना कि ये टाइटल पढ़ा था, ये पढ़ ली, जैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, मोटिवेशन है, लाइक दैट, तो फिर नॉवेल्टी नहीं मिलेगी। ये एमएस लेवल तक किसी हद तक शायद काम चल सकता है, पीएचडी में नहीं चलना, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है टॉपिक के हवाले से, बड़ी सिंपल सी यहाँ पे मैंने लिखी थी। अगर आप जो आइडियाज जब बनाते हैं स्पेसिफिक कैसे होते हैं, एमएस के बच्चों के लिए ज्यादा रेलिवेंट चीज है ये। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस स्लाइड्स को जरा हटके, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी रिसर्च जब स्टार्ट हो रही होती है। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तीनों के हमने नाम सुने हुए हैं पहले, स्पेशली पीएचडी में जो लोग हैं, होती है ना। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली आपका जो आइडिया होता है वो बनता ही प्रॉब्लम की बुनियाद पे है, या प्रॉब्लम को आप आइडिया कह लें या आइडिया को प्रॉब्लम कह लें, उसके अंदर वर्ड्स की चेंज हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वही चीजें होती हैं। ऐसे होता है ना। आप देखें जो रिसर्च प्रॉब्लम है, कोई भी रिसर्च जो प्रॉब्लम होती है उसको हल करने के कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं। अदरवाइज तो अगर आपको जरूरत ना हो तो आप कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उसको आप सॉल्व ही नहीं करना चाहते, आपको जरूरत ही नहीं होती सॉल्व करने की, क्योंकि आपकी कोई परेशानी ही नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट्स स्टार्ट द रिसर्च कि क्यों आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है ना, क्यों आ रही है, सर्च प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकी
परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, यही ऑब्जेक्टिव है ना। प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हमने इसको इंप्रूव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इंप्रूव करने के लिए कुछ सवाल हमारे दिमाग में खड़े हो जाएंगे, ये कैसे कैसे इंप्रूव हो सकती है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ वी कैन इंप्रूव इट। जैसे हम कहते हैं इंसेंटिव देके इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देके, वर्क प्लेस अच्छी देके इंप्रूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी देके इंप्रूव कर सकते हैं, उनको जो है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके, प्रमोशन देके मोटिवेट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स। तो कुछ रिसर्च क्वेश्चन जन्म लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हों। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन के जवाब आपको रिसर्च में मिल जाते हैं, जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन वगैरह, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। तीनों एक ही लड़ी में होते हैं ये, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस। कभी ये नहीं हो सकता क्वेश्चन किसी और डिमेंशन में जाए और प्रॉब्लम कोई और हो, या ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और क्वेश्चन कोई और आप डेवलप कर लें। तीनों का एक सिमेट्री में होना जरूरी है। प्रॉब्लम जो हो वो ऑब्जेक्टिव को लिंक करती हो, और जो ऑब्जेक्टिव है उनके मुताबिक ही आप क्वेश्चन बनाएं कि ये जवाब मैं ढूंढ लूंगा तो मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। कब लिटरेचर में कुछ नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कोई नहीं पहले पकड़ा गया इस तरह सा। तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द डेवलप थ्री एंड कलेक्ट द डाटा, ठीक है। तो वो पहली दफा